हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम लोगों ने अपने चैप्टर एस ब्लॉक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस को पढ़ा था जो एल्कली मेटल शो करती हैं, कैसे वो अलग अलग सब्सटेंसेस से रिएक्ट करती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो मैंने आपको सिखाई थी वो थी रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया, कि लिक्विड अमोनिया से एल्कली मेटल्स कैसे रिएक्ट करती हैं, कैसे डीप ब्लू सोल्यूशन बनता है और क्या उस डीप ब्लू सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज होती है। उसके अलावा हमने इनकी रिएक्शन विद ऑक्सीजन भी पढ़ी थी कि ये ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड्स, परऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स, तीनों तरह के ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। ठीक, कौन कौन से मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं? तो लिथियम आपका मोनोऑक्साइड बनाता है, सोडियम आपके पास क्या बना सकता है? परऑक्साइड, और बाकी मेटल्स प्रेफरेबली क्या बनाती हैं? सुपर ऑक्साइड फॉर्म करती हैं। ठीक, तो कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज थी। हमने हैलाइड्स की प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाई थी, दैट वाज कि जो लिथियम का फ्लोराइड होता है वो क्या होता है? प्रीडोमिनेंटली आयनिक होता है, लेकिन लिथियम के जो बाकी हैलाइड्स होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं? प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट होते हैं। तो सब चीज हमने लास्ट क्लास डिस्कस की थी। आई होप आपने उसको ठीक से रिवाइज कर लिया होगा और आपको थोड़ी बहुत चीजें याद भी होगी, टाइम के साथ साथ और याद होती जाएंगी। आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और दो और छोटी छोटी प्रॉपर्टीज को कवर कर रहे हैं। थिंक हमारी 7th प्रॉपर्टी बनेगी, दैट इज रिएक्शन विद एसिड्स। तो ये रिएक्शन मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप ये बचपन से सीखते आए हो कि रिएक्टिव मेटल्स, हाईली रिएक्टिव मेटल्स जब भी किसी एसिड से रिएक्ट करती है तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। तो सेम फंडा यहां पर है, ऑल एल्कली मेटल्स react with acids to give hydrogen। तो आप कोई भी मेटल ले लो, अगर आपने एक एसिड लिया है, मान लो HCl है या H2SO4 है, तो ये उसका रेस्पेक्टिव सल्फेट बनाएगा और साथ में क्या करते हैं? हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो यहां ज्यादा कुछ मेरे पास है नहीं आपको समझाने के लिए, ये आप जानते हो, बचपन से पढ़ते हो। रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर लाई करती है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या करती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। तो आगे बढ़ते हैं अपनी अगली रिएक्शन पे, दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिएक्शन विद नाइट्रोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसे भी ध्यान रखें, ये आपसे कभी भी पूछी जा सकती है। रिएक्शन विद नाइट्रोजन में क्या होता है? देखो, एल्कली मेटल्स में से सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ लिथियम नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली कंबाइन होता है, बाकी एल्कली मेटल्स नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करती है। इसीलिए हम लिथियम को नाइट्राइड फॉर्मिंग एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्राइड फॉर्मिंग एलिमेंट। तो यहां पे आप लिखना शुरू करें, ओनली लिथियम combines directly with nitrogen to form nitrite। यानी लिथियम नाइट्रोजन से डायरेक्टली रिएक्ट करता है और Li3N टाइप का आपका नाइट्राइट बनाता है। तो यहां ½ N2 लिख लो। ठीक है, बनता कैसे कंपाउंड? देखो बहुत आसान है, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। लिथियम पे चार्ज होता है +1, नाइट्राइड होता है N3-, क्रिस क्रॉस रूल लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो जो नाइट्राइड बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? Li3N। और अपनी इसी प्रॉपर्टी की वजह से लिथियम नाइट्राइड फॉर्मिंग एलिमेंट्स में काउंट होता है। किसके अंदर काउंट होता है? नाइट्राइड फॉर्मिंग एलिमेंट्स। नाम से पता लग रहा है नाइट्राइड फॉर्मिंग एलिमेंट्स वो होंगे जो नाइट्रोजन से डायरेक्टली कंबाइन होकर क्या बना सकते हैं? नाइट्राइड फॉर्म कर सकते हैं। तो ये आपके नाइट्राइड फॉर्मिंग एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स which directly combine with nitrogen to form their nitrites। इस सीरीज में और भी एलिमेंट्स काउंट होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, बेरिलियम और मैग्नीशियम। लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, इन तीनों को हम किस नाम से जानते हैं? नाइट्राइड फॉर्मिंग एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन से डायरेक्टली कंबाइन होते हैं। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसे आप याद रखना, लिथियम नाइट्राइड फॉर्मिंग एलिमेंट है। और एक चीज, अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाओ, दीज नाइट्राइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस produce
NH3 गैस। तो क्या करते हैं, अगर आप Li3n का हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो वाटर के साथ रिएक्ट करके 3LiOH और साथ में क्या बनाएगा, NH3 गैस। ठीक, तो अमोनिया यहां पे फॉर्म होती है, आप इस चीज का भी ध्यान रखना। लिथियम नाइट्राइड के डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस से अमोनिया गैस बनती है। तो ये लास्ट अपनी रिएक्शन थी जो हमें केमिकल प्रॉपर्टीज में डिस्कस करनी थी। ये कुछ कॉमन केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एल्कली मेटल्स की। 8 तरह की टोटल प्रॉपर्टीज आपने डिस्कस की है, इसमें 8 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एलिमेंट्स सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये सब नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ लिथियम रिएक्ट करता है और इसीलिए वो नाइट्राइड फॉर्मिंग एलिमेंट्स की कैटेगरी में फॉल करता है। आप ये कॉपी करें। इसके बाद हम मूव करते हैं और अब बात करते हैं कुछ कॉमन कंपाउंड्स एल्कली मेटल्स के और उनकी प्रॉपर्टीज, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं और क्या क्या हमें वहां पे याद रखना है। तो फिर डिस्कस करते हैं सम कॉमन कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स and their properties. ठीक, तो आपके पास कुछ कॉमन कंपाउंड्स है एल्कली मेटल्स और इनकी प्रॉपर्टीज हम लोग यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बेसिकली यहां पे क्या करेंगे, अलग अलग ऑक्साइड्स, क्लोराइड्स, सल्फेट्स, नाइट्राइड्स, इन सब की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे कि इनका नेचर क्या होता है, ये कौन कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, ये कैसे डिकम्पोज होते हैं या फिर डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम जब डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। जैसा आपने सीखा, ये 3 तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं। एक आपके मोनो ऑक्साइड्स जो कौन फॉर्म करता है, लिथियम। दूसरा आपने देखा पर ऑक्साइड्स, तो परऑक्साइड कौन बनाता है, सोडियम Na2O2। और आपने देखा सुपर ऑक्साइड्स जो कौन बनाता है, आपके पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब कौन से ऑक्साइड्स बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। तो 3 तरह के ऑक्साइड्स आपकी एल्कली मेटल्स फॉर्म करती हैं। इनकी सबसे पहली प्रॉपर्टी, ये सबके सब हाइड्रोलाइज होते हैं। ऑल ऑक्साइड्स हाइड्रोलाइज to give a basic solution। तो ये सबके सब वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होते हैं और हाइड्रोलाइज होकर ये एक बेसिक सोल्यूशन फॉर्म करते हैं। Li2O, चाहे सोडियम के ऑक्साइड्स हो, Na2O2, चाहे KO2, चाहे RbO2, आप सबको वाटर में डिसॉल्व करो, ये एक एल्कली यानी बेसिक सोल्यूशन फॉर्म करते हैं। बट डिफरेंस है प्रोडक्ट्स का। अगर आप मोनो ऑक्साइड को वाटर में हाइड्रोलाइज करवाते हैं वाटर के साथ, तो ये सिर्फ और सिर्फ अपना बेस बनाएगा, दैट इज LiOH। इसके साथ ये कोई और प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेगा। लेकिन वहीं अगर आप परऑक्साइड या फिर सुपर ऑक्साइड को हाइड्रोलाइज करवाओगे तो प्रोडक्ट्स बदलते हैं। अगर आप Na2O2 का हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो ये वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होकर NaOH तो बनाएगा, लेकिन उसके साथ साथ ये H2O2 भी फॉर्म करता है। रिएक्शन आप बैलेंस करो तो बनेगा 2NaOH प्लस H2O2। वहीं अगर आप एक सुपर ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस करवाओ तो उस केस में क्या बनाएगा, उस केस में KOH तो बनाएगा ही बनाएगा और साथ में क्या बनाता है, H2O2 भी बनाएगा और O2 भी बनाएगा। तो इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर लो तो ये 2KO2 2KOH प्लस H2O2 प्लस O2। ध्यान दें प्रोडक्ट्स के ऊपर, मोनोऑक्साइड है, कोई ऑक्सीजन नहीं, कोई हाइड्रोजन परऑक्साइड नहीं। अगर आपका परऑक्साइड है तो परऑक्साइड से परऑक्साइड बनेगा, यानी Na2O2 से H2O2 बनेगा। लेकिन अगर सुपर ऑक्साइड है तो उससे H2O2 भी बनेगा और साथ में O2 भी फॉर्म होगी। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछी जा सकती है। आपको ध्यान रखना होगा कि किस तरह के ऑक्साइड से किस तरह के प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। क्लियर, समझ में आता है? चलो कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं और इन ऑक्साइड्स की कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। फर्दर देखो, हम यहां पे डिस्कस कर सकते हैं इनके कलर्स। अगर मैं मोनो ऑक्साइड्स की बात करूं तो मोनो ऑक्साइड्स एंड परऑक्साइड्स, दीज आर कलरलेस।
whereas सुपर ऑक्साइड्स आर कलर्ड। ठीक, ये चीज हम एक्सप्लेन करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। अगर आपको याद हो, हमने ऑक्सीजन के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बनाई हुई है। उसमें क्या होता है, ये आपका कॉन्फिगरेशन चलता है, अगर आपको याद हो तो ये 2pz, ये आपका मतलब सिग्मा 2pz होता है, ये आपका पाई 2px, पाई 2py बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, फिर ये होता है आपके पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और ये बनता है आपका सिग्मा 2pz। ठीक, तो इनके अंदर आपको टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से आपके पास क्या होता है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप फिल करते हो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब जब आप इसमें O2 माइनस बनाते हो, तो O2 माइनस में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ जाएगा, लेकिन अब भी सुपर ऑक्साइड आयन जो है O2 माइनस, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं, एक तो ये कलर्ड होते हैं और दूसरे नेचर में कैसा होते हैं, पैरामैग्नेटिक। ठीक, सेकंड चीज, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर ऊपर एक्साइट हो सकता है और जब ये वापस नीचे आएगा तो कलर एमिट करता है। इसी वजह से आपके सुपर ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं नेचर के अंदर। मोनोऑक्साइड्स और पेरोक्साइड्स की बात करूं तो मोनोऑक्साइड्स में आपका आयन बनेगा O2 माइनस, ऑक्साइड नहीं होता ना, तो देखो O2 माइनस में क्या होगा, एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक, तो खैर ये तो O2 है। O2 माइनस की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, उसको हम MOT से एक्सप्लेन नहीं करते हैं। MOT में तो हम पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड को डिस्कस कर सकते हैं। तो मोनोऑक्साइड का केस तो आपको याद ही रखना होगा, ये कलरलेस होता है। वहीं अगर मैं पेरोक्साइड की बात करूं तो देखो पेरोक्साइड के अंदर जो आयन बनेगा वो बनेगा O2 2 माइनस। तो ये रहा O2 का कॉन्फिगरेशन, ये O2 माइनस का। अगर मुझे O2 2 माइनस बनाना है, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ाना होगा और वो यहां पर आ जाएगा। बताओ क्या अब इस कॉन्फिगरेशन में आपको कहीं पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? नहीं ना। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो जो आपका पेरोक्साइड होगा वो कैसा होता है, कलरलेस होता है और साथ में क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है। तो ये एक और छोटी सी प्रॉपर्टी जो आपको ध्यान रखनी है। कलर्स के बारे में अगर मैं बात करूं, सुपर ऑक्साइड्स कलर्ड होंगे और पैरामैग्नेटिक होंगे, जबकि पेरोक्साइड्स कैसे होते हैं, आपके डायमैग्नेटिक होते हैं और वो कलरलेस होते हैं, क्योंकि सुपर ऑक्साइड्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जबकि पेरोक्साइड्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक, तो अगर आप कलर्स की बात करो, मोनोऑक्साइड के कलर्स की, तो मोनोऑक्साइड्स Li2O, Na2O, K2O, ये सब के सब कलरलेस होते हैं। बट Rb2O और CS2O ये कलर्ड होते हैं। इसका कलर पेल येलो होता है जबकि इसका कलर ऑरेंज रेड होता है। तो देखो, वैसे सारे मोनोऑक्साइड कलरलेस होने चाहिए, लेकिन इनका कलर होता है, इनका कलर किस वजह से होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम अमाउंट ऑफ सुपर ऑक्साइड्स CSO2 और RbO2। तो क्या होता है ना, इन्हीं ऑक्साइड्स के अंदर थोड़ा बहुत देखो होता क्या है, प्योर आइसोलेटेड फॉर्म में ना तो ऑक्साइड मिलेगा आपको पूरा, ना प्योर सुपर ऑक्साइड मिलेगा, सबका मिक्सचर मिलता है। तो जब ऑक्साइड इनका बनता है तो इनमें कुछ अमाउंट में इनके सुपर ऑक्साइड्स भी प्रेजेंट होते हैं और वो सुपर ऑक्साइड्स ही इनको क्या कर देते हैं, कलर इंपार्ट कर देते हैं। तो वैसे तो थ्योरेटिकली तो मोनोऑक्साइड सारे के सारे कलरलेस होने चाहिए थे, लेकिन ये दोनों कलर्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कुछ अमाउंट के अंदर सुपर ऑक्साइड्स भी प्रेजेंट होंगे। सेम फंडा है फॉर H2O2। अगर आप H2O2 की बात करो, सॉरी H2O2 नहीं, Na2O2, तो हमारे हिसाब से Na2O2 भी कैसा होना चाहिए था, कलरलेस, लेकिन ये भी कैसा होता है, पेल येलो। और इसका रीजन भी सेम है, इस पेरोक्साइड के अंदर क्या होगा, सम अमाउंट ऑफ सुपर ऑक्साइड NaO2 विल बी प्रेजेंट, जिसकी वजह से ये कैसा होता है, कलर। ठीक, तो आप कलर्स के बारे में कमेंट कर सकते हो। तो समरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां पे याद रखनी है वो है नेचर। सुपर ऑक्साइड्स कलर्ड होते हैं और पैरामैग्नेटिक होते हैं क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से उनके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है।
जबकि पेरोक्साइड्स कलरलेस और डायमैग्नेटिक होते हैं क्योंकि उनके पास एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए उनका नेचर सुपर ऑक्साइड से डिफर करता है। तो ये थे अपने पहले तरह के कंपाउंड्स, दैट इज ऑक्साइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स। सारे ऑक्साइड्स पानी में डालने पर बेसिक सोल्यूशन बनाते हैं। मोनो ऑक्साइड सिर्फ बेस बनाएगा, पेरोक्साइड साथ में H2O2 भी बनाता है, और सुपर ऑक्साइड H2O2 और O2 दोनों फॉर्म करता है। कॉपी करो। फिर मूव करते हैं अपने अगले टाइप ऑफ कंपाउंड्स पे, दैट इज कार्बोनेट्स ऑफ एल्कली मेटल्स। फिर देखो अपनी सेकेंड कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स हैं, दोज आर कार्बोनेट्स, और साथ में बाइकार्बोनेट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, ठीक। तो सारे के सारे एल्कली मेटल्स कार्बोनेट्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। और इन कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, कुछ रिएक्शंस है जो आपको डिस्कस करनी होंगी। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इनकी थर्मल स्टेबिलिटी की। ठीक, तो पहले मैं कार्बोनेट्स के बारे में बात कर रहा हूं। देखो कार्बोनेट्स में एक्सेप्ट Li2CO3 ऑल कार्बोनेट्स, ये रिएक्शन आपने कई बार पढ़ी लिखी होगी, आर थर्मली स्टेबल। यानी लिथियम के कार्बोनेट को छोड़ दो तो बाकी कार्बोनेट्स डिकम्पोज होते नहीं है, इनमें सिर्फ और सिर्फ Li2CO3 डिकम्पोज होता है, और डिकम्पोज होकर क्या बनाता है, Li2O प्लस CO2 गैस। तो ये आपकी कंप्लीट रिएक्शन है। सिर्फ लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा और मेटल कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होता है, और इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर डाउन द ग्रुप मूव करने पर इंक्रीज होता है। Li2CO3 लीस्ट स्टेबल होता है, फिर Na2CO3, फिर K2CO3, फिर Rb2CO3, और लास्ट में आ गया आपका CS2CO3। थर्मल स्टेबिलिटी वही अगर मैं बाइकार्बोनेट्स की बात करूं तो बाइकार्बोनेट्स, इनके बाइकार्बोनेट्स MHCO3 होल ट्वाइस। ये बाइकार्बोनेट्स पहली चीज ओनली ऑब्टेन्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस फॉर्म। आप इनके बाइकार्बोनेट्स को सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेन नहीं कर पाते हो, सॉलिड फॉर्म में आइसोलेट नहीं कर पाते हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं। और इस सॉल्यूशन को अगर आप बॉइल करो तो ये अपने रेस्पेक्टिव कार्बोनेट्स प्लस H2O प्लस CO2, ये रिएक्शन आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन मेटल के बाइकार्बोनेट्स को हीट करोगे तो हीट करने पर आपको मेटल कार्बोनेट मिलेगा, वाटर मिलेगा गैसियस फॉर्म में, और साथ में मिलेगी CO2 गैस। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। जहां पर आपके कार्बोनेट थर्मली स्टेबल होते हैं, वहीं पर बाइकार्बोनेट को हीट करने पर वो अपने रिस्पेक्टिव कार्बोनेट में बदलेगा अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ H2O एंड CO2। सेकेंड, ये जितने भी कार्बोनेट्स हैं, ऑल दीज कार्बोनेट्स आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। एल्कली मेटल्स के सारे कार्बोनेट्स पानी के अंदर क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। तो यहां पर जब आप इसके एक्वस सॉल्यूशन को हीट करोगे तो आपको कार्बोनेट का एक एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा, एक क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ H2O गैस एंड CO2 गैस। ठीक, तो एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो ये कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी के बारे में। फर्दर अगर आप इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना चाहो तो ऑर्डर सेम होगा। LiHCO3 लीस्ट स्टेबल होता है, फिर आपके पास आएगा NaHCO3, फिर KHCO3, फिर RbHCO3, और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, CHSCO। ठीक, तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर सेम है, बस कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होते हैं, जबकि बाइकार्बोनेट्स डिकम्पोज होकर उनके रेस्पेक्टिव कार्बोनेट्स फॉर्म करते हैं। रिएक्शन नंबर 1। दूसरा, अगर हम बाइकार्बोनेट्स की सॉल्युबिलिटी की यहां पर बात करें तो देखो इन मेटल्स के जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं, दीज बाइकार्बोनेट्स आर लेस सॉल्युबल देन कार्बोनेट्स। ठीक,
जितना आपके कार्बोनेट सॉल्युबल होते हैं उतनी सॉल्युबिलिटी बाइकार्बोनेट्स की नहीं होती है, ठीक। एंड दीज बाइकार्बोनेट्स कैन बी प्रेसिपिटेटेड by passing excess CO2। तो अगर आप इन कार्बोनेट सॉल्यूशन, अगर आप कार्बोनेट के सॉल्यूशन में ही एक्सेस ऑफ CO2 गैस पास करो तो इनके जो कार्बोनेट्स हैं वो इनके बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे मान लो आपका सॉल्यूशन है Na2CO3 का एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब यहां पर H2O प्रेजेंट है और आपने इसमें एक्सेस में बहुत ज्यादा अमाउंट में CO2 गैस पास कर दिए। पासिंग की जगह आप इसको लिखे बाय सैचुरेटिंग लिखें, ओवर अमाउंट आपने डाल दिया, सैचुरेटिंग विद एक्सेस CO2। तो आप बहुत ज्यादा CO2 पास करोगे तो उस केस में क्या होगा, इसका एक बाइकार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो जाएगा सॉल्यूशन में से, ठीक। ये आपकी कंप्लीट रिएक्शन बनेगी और उसके बाद क्या होगा, ये जो बाइकार्बोनेट का आपने सॉल्यूशन बनाया इसको अगर आप फर्दर बॉईल करोगे तो फिर से किसमें कन्वर्ट हो सकता है, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक। तो फर्दर आप इससे वापस से सॉलिड फॉर्म में Na2CO3 यानी एनहाइड्रस फॉर्म के अंदर Na2CO3 को ऑब्टेन कर सकते हो। एक और चीज ध्यान रखना, बाइकार्बोनेट्स की सॉल्युबिलिटी कार्बोनेट्स के रिलेटिव कम होती है और आप एक कार्बोनेट के सॉल्यूशन से बाइकार्बोनेट को प्रेसिपिटेट करवा सकते हो अगर आपने यहां पर CO2 गैस किसमें पास कर दी है, एक्सेस के अंदर पास की। तो ये सेकेंड टाइप ऑफ कंपाउंड्स आपके कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। ज्यादा प्रॉपर्टीज तो है नहीं सिंपल प्रॉपर्टी, एक थर्मल स्टेबिलिटी और दूसरा इंटर कन्वर्जन ऑफ बाइकार्बोनेट्स। फिर देखो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के बाद जो अपने थर्ड टाइप ऑफ कंपाउंड्स है, दीज आर नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स की भी एक रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो सबके सब नाइट्रेट्स बनाते हैं, तो ऑल फॉर्म्स नाइट्रेट्स ऑफ टाइप MnO3। तो एक चीज तो है कि सबके सब MnO3 टाइप के नाइट्राइट्स बनाते हैं और ऑल फॉर्म्स आप यहां लिख दो वाटर सॉल्युबल नाइट्रेट्स, ठीक है। सारे के सारे नाइट्रेट्स पानी में सॉल्युबल भी होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है डीकंपोजिशन। इन नाइट्रेट्स का थर्मल डीकंपोजिशन आपको याद रखना होगा, जो कि डिफरेंशिएट करता है लिथियम को अपने ग्रुप के बाकी मेंबर्स से। एक हम लिथियम नाइट्रेट का थर्मल डीकंपोजिशन करवाएं और एक हम बाकी नाइट्रेट्स का थर्मल डीकंपोजिशन करवाएं। डिफरेंस है यहां पर मेटल कौन कौन हो सकता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीसियम। तो प्रोडक्ट्स में डिफरेंस आएगा, दोनों को ही हीट करने पर इनके रेस्पेक्टिव मोनोऑक्साइड्स मिलेंगे Li2O अलॉन्ग विद फॉर्मेशन। यहां पर आपको क्या क्या मिलता है, यहां पर आपको मिलेगा NO2 गैस प्लस O2 गैस। तो आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो, ये 2LiNO3 Li2O प्लस 2NO2 अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो जब आप लिथियम नाइट्रेट को हीट करते हो तो आपको Li2 मिलेगा, ये ब्राउन गैस मिलेगी NO2 अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। कभी कभी ना क्वेश्चन कहानी सुना कर देता है, बोलता है एक मेटल नाइट्रेट था, उसको हीट करने पर एक ब्राउन गैस मिली और एक इनफ्लेमेबल गैस मिली। एक गैस मिली जो बर्निंग में सपोर्ट करती है, सिंपल वर्ड्स में बोलूं ये बर्निंग में सपोर्ट करती है और ये आपकी ब्राउन गैस है। मतलब वो नाइट्रेट कौन सा हो सकता है, आपका लिथियम नाइट्रेट हो सकता है। बाकी फिर हम और कंफर्मेशन करते हैं, वो बात अलग है। फर्दर सिमिलरली अगर मैं इनको हीट करूं तो ध्यान दो, इनको हीट करने पर आपको मोनोऑक्साइड नहीं मिलता है, आपको क्या मिलेगा, उस मेटल का नाइट्राइट मिलेगा, मेटल नाइट्राइट। तो नाइट्रेट से बनेगा नाइट्राइट और साथ में क्या मिलेगी आपको, ऑक्सीजन गैस। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे आप याद रखें।
लिथियम अपने ग्रुप के बाकी मेंबर्स से डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है, क्योंकि अगर आप लिथियम नाइट्रेट को हीट करते हो तो आपको NO2 और O2 मिलेगी, जबकि बाकी मेटल के नाइट्रेट्स को हीट करने पर आपको उनका नाइट्राइट अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस। ऐसा क्यों? देखो इसका रीजन हम ये बोलते हैं या बोल सकते हैं, मान सकते हैं कि जो अगर लिथियम भी यही रिएक्शन शो करता, LiNO3 हीट होने पर LiNO2 प्लस O2 बनाता। अब ये LiNO2 क्या होता है? LiNO2 थर्मली कम स्टेबल होता है, क्योंकि Li प्लस छोटे साइज का कैटायन, NO2 माइनस बड़े साइज का एनायन। ये Li प्लस इसका बहुत ज्यादा पोलराइजेशन करके इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट कर देता है, जिसकी वजह से इसकी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, और ये LiNO2 फर्दर डीकंपोज होकर क्या बनाता है, उसका ऑक्साइड अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ NO2 गैस। ठीक, इस वजह से क्या होगा, जहां पर आपके पास नाइट्राइट बनता, वो नाइट्राइट फर्दर डीकंपोज और क्या बनाएगा, इसका मोनोऑक्साइड अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ NO2 गैस। ठीक है, तो इसका रीजन है कि क्यों लिथियम नाइट्रेट इस तरह की रिएक्शन शो नहीं करता है। लिथियम का जो नाइट्राइट बनेगा वो इटसेल्फ अनस्टेबल होता है और वो फर्दर ऑक्साइड और NO2 के अंदर डीकंपोज होगा। आई बात समझ में? तो आप ये ध्यान रखें, ये थी अपने नाइट्रेट्स की प्रॉपर्टी, बस इससे ज्यादा आपको इसमें और कुछ ध्यान नहीं रखना है। नाइट्रेट्स का डीकंपोजिशन आपको ध्यान रखना है। कॉपी करो, फिर मूव करते हैं अपने अगले कंपाउंड्स, दैट इज हाइड्रोक्साइड्स पे। हाइड्रोक्साइड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है? देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सल्फेट्स के बारे में। ठीक, सल्फेट्स का केस बहुत ही आसान सा है, मतलब कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है नहीं। एक प्रॉपर्टी जो आपको यहां पे ध्यान रखनी होगी, पहली चीज तो ऑल अल्कली मेटल्स ऑल फॉर्म सल्फेट्स ऑफ टाइप M2SO4। तो ये सारे के सारे M2SO4 टाइप का क्या बनाते हैं, सल्फेट बनाते हैं। दूसरा, आपको याद है हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में फजान्स रूल पढ़े हुए हैं। ठीक, तो फजान्स रूल के बेसिस पर हम इन सल्फेट्स का आयनिक या फिर कोवेलेंट कैरेक्टर कंपेयर कर सकते हैं कि जो आपके पास Li2SO4, Na2SO4, K2SO4, Rb2SO4 और CS2SO4। देखो एनायन सेम है, कैटायन का साइज डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ रहा है, तो कैटायन का साइज जितना छोटा होगा वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उतना ही ज्यादा पोलराइज करेगा, और जितना ज्यादा पोलराइज करेगा कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, उतना ही ज्यादा। सिंपल सी बात है, यहां पर जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन होगा। देखो ये मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा है कि कैसे आप इन कंपाउंड्स में आयनिक या फिर कोवेलेंट कैरेक्टर्स को कंपेयर करते हो। केमिकल बॉन्डिंग में हमने सीखा था कि जो आपके कोवेलेंट कैरेक्टर्स होते हैं वो पोलराइजेशन पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और पोलराइजेशन पावर कैटायन जितना छोटा होगा उसके एनायन को पोलराइज करने की पावर क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। तो यहां पर Li2SO4 सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रखता है, जबकि CS2SO4 का कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे कम होता है। अगर मैं इनके आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर देखूं तो लिथियम से सीजियम मूव करने पर आयनिक कैरेक्टर ऑफ सल्फेट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये इनके आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर है, जिसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग बहुत डिटेल में सिखाया है फजान्स रूल के अंदर। तो अगर आपको नहीं आता है तो पहले आप उसे पढ़ लें, उसके बाद इसको आप यहां पे कवर करें। ठीक, तो ये हुई बात सल्फेट्स के आयनिक कैरेक्टर की। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां पर याद रखनी है वो ये है कि ये सारे सल्फेट्स, ऑल मेटल सल्फेट्स एक्सेप्ट लिथियम combine with the sulfates of trivalent metals। ट्राइवेलेंट मेटल कौन कौन सी होती हैं? ट्राइवेलेंट मेटल्स लाइक Al3+ हो गया, है ना, Cr3+ हो गया, या Fe3+ हो गया, टू फॉर्म डबल सॉल्ट्स called alums।
तो ये एक और छोटी सी प्रॉपर्टी है, एल्कली मेटल्स के जो सल्फेट्स होते हैं वो ट्राइवेलेंट मेटल के सल्फेट के साथ कंबाइन होकर एलम्स बनाने की प्रॉपर्टी रखते हैं। एलम्स क्या होता है, देखो जैसे मान लो Na2SO4 है, तो ये Na2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ कंबाइन होकर इस तरह का एक कंपाउंड बनाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलम। तो ध्यान रखना, सारे एल्कली मेटल्स एक्सेप्ट लिथियम, लिथियम को छोड़ दो तो लिथियम के अलावा बाकी सारे मेटल सल्फेट, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब ट्राइवेलेंट मेटल के साथ कंबाइन होकर उनका एलम फॉर्म करेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं MSO4.M2SO4 होल थ्राइस .24H2 या .XH2 लिख दो आप, सिंपल जनरलाइज्ड फॉर्म की। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम एलम के नाम से जानते हैं। यहां पर ये एल्कली मेटल है, जो कौन कौन हो सकता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। और ये आपके पास एक ट्राइवेलेंट मेटल है, जो कौन कौन हो सकता है, Cr3+, Al3+ और Fe3+। जनरली इनके कंपाउंड्स एल्यूमिनियम के साथ देखे जाते हैं, इसीलिए इनका नाम एलम भी रखा गया। एलम के अंदर क्या होता है ना, एक स्पेसिफिक साइज के आयंस या फिर कंपाउंड्स ही मतलब अपनी जगह को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो लिथियम क्या होता है, अब साइज में बहुत छोटा है, छोटा होने की वजह से इसकी एलम फॉर्म करने की टेंडेंसी क्या होती है, बहुत कम होती है। तो सल्फेट्स की आप एक प्रॉपर्टी याद रखें, दैट इज ये क्या बनाते हैं, एलम्स फॉर्म करते हैं। कॉपी करो। इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगली सीरीज ऑफ कंपाउंड्स की, दैट इज हैलाइड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैलाइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज हमको यहाँ पे डिस्कस करनी है, जो कई बार एग्जाम्स के अंदर डायरेक्टली आपसे पूछी जा सकती है। कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप बात करते हैं हैलाइड्स के बारे में, कौन कौन से हैलाइड्स होते हैं, उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। तो नेक्स्ट जो अपने पास कंपाउंड्स है, दैट आर हैलाइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इनके बारे में जो आपको ध्यान रखनी होगी। पहली चीज, दीज ऑल फॉर्म हैलाइड्स ऑफ टाइप MX। ठीक, MX टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं, जहां पर M आपके पास ये सारी मेटल्स होंगी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ठीक, बात नंबर 2, ये हैलाइड्स बनते कैसे हैं। तो हैलाइड्स बनाना बहुत ही आसान है। आप इन मेटल्स के ऑक्साइड्स की या हाइड्रोक्साइड्स की रिएक्शंस एसिड के, मतलब जो इनका हैलोजन एसिड है उसके एक्वस सॉल्यूशन से करवाओ, तो इसका रेस्पेक्टिव हैलाइड बनाएगा अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ H2, NaOH प्लस HX, या फिर मैं से MOH और MX जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख सकता हूं। यहां पर M कौन कौन हो सकता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको इन मेटल्स का हैलाइड बनाना है तो उसके हाइड्रोक्साइड की या उसके ऑक्साइड की या उसके कार्बोनेट की रिएक्शन करेस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड से करवा दो। फॉर एग्जांपल मुझे NaCl बनाना है, तो मैं NaOH की रिएक्शन किससे करवा दूंगा, HCl से करवाऊंगा, तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2। खैर इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन नहीं, इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इन सब की जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है, ये आप ध्यान रखना। यहां से आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एनसीईआरटी में डायरेक्ट डिस्क्राइब्ड है, इसलिए मैं इसको लिखवा रहा हूं। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल हैलाइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स इज हाईली नेगेटिव। मतलब जब ये फॉर्म होते हैं एल्काइल हैलाइड्स, सॉरी मेटल के हैलाइड्स, एल्कली मेटल के हैलाइड्स, तो बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो देखो मैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं। जैसे मुझे MX बनाना है, तो MX बनेगा कैसे, M सॉलिड की रिएक्शन आप किससे करवाते हो, X2 गैस से, हाफ X2 गैस। इस रिएक्शन का इससे कोई लेने देना नहीं है, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। इससे हम फिजिकल में पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमें 1 मोल कंपाउंड का बनाना होता है और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनाना होता है। तो आप इतना याद रखें कि हैलाइड्स के फॉर्मेशन की एंथैल्पी जो होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। ठीक, अभी देखो एक कंपाउंड बन रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं,
ये कंपाउंड जितना ज्यादा स्टेबल होगा इसमें रिलीज एनर्जी भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा. सो मोर स्टेबल इज एन हैलाइड, is a halide, more negative will be its enthalpy of formation, its enthalpy of formation. और इसके enthalpy of formation को हम डेल्टा FH नॉट से डिनोट करते हैं. तो पहली चीज तो ये, जब भी हैलाइड्स बनते हैं इनके enthalpy of formation क्या होती है, नेगेटिव. अब आपको कभी कभी ना इनका ऑर्डर अरेंज करना होता है. तो ऑर्डर किस चीज का अरेंज करना होता है वो हम लोग डिस्कस करते हैं. देखो यहां पर एक बार आप ये लिख लो फटाफट से, ताकि मेरे पास यही जगह क्रिएट हो जाए, मुझे आगे नहीं बढ़ना पड़े. चलो, तो आपको ऑर्डर अरेंज करना पड़ता है इन हैलाइड्स का कि कौन से हैलाइड्स के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा नेगेटिव होगी, लिथियम से सीजियम मूव करने पर ऑर्डर क्या होगा. तो यहां पर हम दो केस बनाते हैं, एक तो बनाएंगे फ्लोराइड्स का और दूसरा बनाएंगे बाकी हैलाइड्स का. ठीक, तो आप ध्यान रखना, ऑन मूविंग फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, the enthalpy of formation of fluorides become more and more negative. जैसे से आप लिथियम से चीजें मूव करते हो, फ्लोराइड्स के बनने की जो एंथैल्पी ऑफ है, जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, वो और ज्यादा नेगेटिव होती जाएगी. मतलब फ्लोराइड के बनने की टेंडेंसी और ज्यादा होती जाएगी, वो फ्लोराइड और ज्यादा स्टेबल होता जाएगा. वेरएज आप अगर अदर हैलाइड्स की बात करो, तो ये भी आप ध्यान रखना, फॉर अदर हैलाइड्स रिवर्स इज ट्रू. रिवर्स इज ट्रू का मतलब क्या है, दैट इज ऑन मूविंग फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, लिथियम से जो मूव करने पर जो आपकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है डेल्टा HF नॉट विल बिकम लेस एंड लेस नेगेटिव. तो जहां फ्लोराइड्स की वैल्यू मोर एंड मोर नेगेटिव होती जाएगी, वहीं पर बाकी हैलाइड्स के लिए वैल्यू क्या होती जाएगी, और भी कम नेगेटिव होती जाएगी, मतलब पॉजिटिव की तरफ मूव करेगी. ऐसा क्यों होता है, इसको आप समझने की कोशिश करो. जब MX बनेगा तो ये बनेगा M सॉलिड से और X2 गैस हेलोजन से. तो आपको याद हो, हमने बॉर्न-हैबर साइकिल पढ़ा था. पहले हम M सॉलिड से क्या बनाएंगे, M गैस, और फिर M गैस से क्या बनता है, M प्लस गैस. सिमिलरली आप हेलोजन को ब्रेक करके पहले बनाते हो X गैस, फिर इसको एक इलेक्ट्रॉन देते हो X माइनस गैस, फिर ये M प्लस और X माइनस गैस कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, MX. ये बॉर्न-हैबर साइकिल हमने केमिकल बॉन्डिंग में भी बनाया हुआ है. ठीक, इसको आप फिजिकल केमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स में भी प्लॉट करते हो. ये आपको बनाना आना चाहिए. कह रही जरूरत नहीं है, या तो मैं आपको चीजें समझा रहा हूं इसलिए मुझे इसकी जरूरत पड़ी है. तो देखो, मेनली इसके बनने की जो एंथैल्पी है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है. एक, जब M प्लस और X माइनस गैस कंबाइन होकर MX बनाएंगे तो यहां पे काम में आती है लैटिस एनर्जी. यहां लैटिस एनर्जी के बराबर एनर्जी रिलीज होगी, और एक काम में आएगी इस मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक, देखो हमें बनाना है फ्लोराइड, LiF, NaF, KF, CSF और RBF और CSF. ठीक, तो इस फ्लोराइड के बनने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी, इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उतनी ही ज्यादा नेगेटिव होगी. तो आप टेक्निकल टर्म में याद मत रखो, इन सब की चीजों में भूल जाओ इसको. हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से याद रखते हैं. आप मुझे बताओ, LiF और CSF किसके बनने की टेंडेंसी ज्यादा होगी? CSF में CS प्लस F माइनस, LiF में ये Li प्लस और F माइनस. सही है. सीजियम बड़ा है, इसकी इलेक्ट्रॉन देने टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा.
वैसे भी सीजियम रिएक्टिविटी में लिथियम से बहुत आगे होता है, तो इसकी पॉजिटिव चार्ज देने की टेंडेंसी ज्यादा है। अगर इसकी टेंडेंसी ज्यादा है तो इसकी F- के साथ कंबाइन होने की टेंडेंसी भी क्या होगी, ज्यादा। Li से Li+ बनने की टेंडेंसी क्या होती है, कम। तो बताओ Li+ बनने की टेंडेंसी कम है, CS+ बनने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो यहां पर सीजियम फ्लोराइड के बनने के चांसेस भी क्या होंगे, ज्यादा। एक तरीका तो ये। दूसरा, सारे के सारे फ्लोराइड्स हैं, फ्लोराइड्स के केस में क्या होता है ना, आयन जितना छोटा होता है लैटिस एनर्जी क्या होती है, उतनी ही ज्यादा होती है। तो इन सारे फ्लोराइड्स की वजह से, इन सारे फ्लोराइड्स के बनने पर जो लैटिस एनर्जी रिलीज होगी उसका अमाउंट भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो एक तो इसके बनने के चांसेस वैसे ही ज्यादा है, दूसरा इसकी लैटिस एनर्जी भी हाई है। तो लैटिस एनर्जी हाई है, इसके बनने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। इसका ना ये डेल्टा एच सब्लिमेशन वाला टर्म भी बहुत कम होता है। तो देखो इसका सब्लिमेशन भी कम है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी कम है और इसकी लैटिस एनर्जी भी ज्यादा है। ठीक, वैसे LIF से इसकी लैटिस एनर्जी कम होगी पर बाकी से तो ज्यादा ही होती है रिलेटिवली। इसलिए क्या होता है, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करोगे वैसे से फ्लोराइड के बनने की टेंडेंसी क्या होती है, ज्यादा, और वैल्यू और ज्यादा नेगेटिव होती जाती है। तो आप ध्यान रखें, फ्लोराइड्स के लिए डाउन द ग्रुप मूव करने पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा नेगेटिव होती जाएगी, जबकि बाकी हैलाइड्स के लिए ऑर्डर उल्टा होता है। तो ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, आपको याद रखना होगा। LIF और CSF में अगर हम बात करें तो CSF के फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी, इसलिए उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी क्या होती है, ज्यादा नेगेटिव होती है। वेयरएज अगर आप क्लोराइड्स, आयोडाइड्स इनमें मूव करो तो फिर उनमें क्या होता है ना, लैटिस एनर्जी में डिक्रीज ज्यादा होता है। तो उनकी लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो उनके बनने की टेंडेंसी क्या होती है, कम। तो बाकी हैलाइड्स के लिए LIX से CSX मूव करने पर वैल्यू लेस एंड लेस नेगेटिव होती जाएगी। वेयरएज अगर आप फ्लोराइड्स के लिए मूव करो LIF से CSF, तो डेल्टा H फॉर्मेशन विल बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव। तो इस चीज का आप स्पेसिफिकली ध्यान रखें। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन तो आपसे यहां पर पूछे जा सकते हैं। क्लियर? कॉपी करो, फिर बाकी और प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं इन हैलाइड्स की। देखो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बाद हम डिस्कस करते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ हैलाइड्स की। तो यहां पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला, अगर आपके पास एल्कली मेटल सेम है, फॉर सेम एल्कली मेटल ठीक, सेम एल्कली मेटल है, तो जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है वो चलता है फ्लोराइड्स का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, फिर आप क्या आएंगे, क्लोराइड्स, फिर आएंगे ब्रोमाइड्स और फिर आएंगे आयोडाइड्स। तो फ्लोराइड्स, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स, ये आपके पास ऑर्डर चलेगा। ऐसा क्यों होता है? देखो, बहुत आसान सी चीज है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं, MF का ले लेता हूं, NAF ले लेता हूं, LIF ले लो, LIF, LICL, LIBR और LII। ये आप एग्जांपल ले लो, NAF, NaCl, NaBr और NaI। तो अभी देखो, कैटायन तो सबके लिए सेम है, ठीक, कैटायन देखो सबका सेम है, और ये एनायन F-, Cl-, Br-, I-। अगर मैं साइज ऑफ एनायन का ऑर्डर देखूं तो साइज ऑफ एनायन का ऑर्डर दिख रहा है, F- सबसे छोटा होता है, फिर Cl-, फिर Br- और फिर I-। अब देखो, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करेगा लैटिस एनर्जी पर, और ये हम कई बार सीख चुके हैं कि छोटे आयंस की पैकिंग ज्यादा स्ट्रांग होती है। अगर आयंस का साइज छोटा होगा तो लैटिस एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा। तो अगर यहां पर एनायन का साइज बढ़ रहा है तो बताओ पैकिंग क्या होती जा रही होगी, लूज। अगर पैकिंग लूज हो रही होगी तो लैटिस एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी तो आपका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज। तब आप सिंपल सी बात बोल सकते हो, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ एनायन लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस, decreases and hence melting point also decreases।
तो अगर आपके पास सेम एल्कली मेटल है और आपको मेल्टिंग पॉइंट्स कंपेयर करने हैं तो आप सिंपल ये देखोगे कि फ्लोराइड से आयोडाइड मूव करने पर एनायन का साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने से उसका लैटिस एनर्जी कम होती जा रही है, और लैटिस एनर्जी जितनी कम होगी उतनी आसानी से लैटिस ब्रेक होगा और उतनी आसानी से आपका कंपाउंड क्या हो सकता है, मेल्ट हो सकता है। तो आप ध्यान रखना, सेम एल्कली मेटल के लिए ऑर्डर क्या बनता है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। लेकिन अगर देखो अभी कौन सेम था, एल्कली मेटल सेम था, हैलाइड आयन अलग है। दूसरा केस हम क्या बना सकते हैं, फॉर सेम हैलाइड आयन अब आपके पास मेटल अलग अलग होगी, ठीक। तो मेटल कौन कौन हो सकती है भाई, LiX, NaX, KX, RbX और CSX, ठीक। तो इन सब में क्या होता है, LiX में जो Li प्लस आयन है उसके छोटे साइज की वजह से ज्यादा पोलराइजेशन होता है। फजांस रूल, ज्यादा पोलराइजेशन होता है तो यहां पर ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर्स जनरेट होते हैं, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर्स, ठीक। तो अपने कोवेलेंट कैरेक्टर्स की वजह से लिथियम हैलाइड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक। तो जहां पर इसके छोटे साइज की वजह से इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए था, ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन फजांस रूल की वजह से इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट होते हैं जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है और अपने ग्रुप में सबसे कम हो जाता है। तो जैसे हम क्लोराइड्स का अगर मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करें, क्लोराइड्स, तो क्लोराइड्स में क्या होता है, NaCl का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, फिर KCl, फिर RbCl और फिर CSCl, और सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा आपका, LiCl। वैसे नॉर्मल रूल के हिसाब से कैटायन सेम है, इस कैटायन का साइज सबसे छोटा है, इसकी लैटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, सबसे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन कोवेलेंट कैरेक्टर्स की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, सबसे कम। तो सोडियम से लेकर सीजियम तक तो रीजन है हाई लैटिस एनर्जी, ऐसा बोल दो, डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी फ्रॉम सोडियम टू सीजियम, क्योंकि कैटायन का साइज कम होता जा रहा है, लैटिस एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज। लेकिन LiCl छोटा साइज होने के बावजूद, हाई लैटिस एनर्जी होने के बावजूद भी क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। दिस इज ड्यू टू पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेशन इफेक्ट एंड जनरेशन ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर्स। कोवेलेंट कैरेक्टर्स इन LiCl, ठीक। तो ये ऑर्डर आप जरूर ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एल्कली मेटल सेम है तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नॉर्मल ऑर्डर चलेगा। लेकिन अगर एल्कली मेटल्स अलग अलग हैं तो लिथियम हैलाइड्स का मेल्टिंग पॉइंट अपने ग्रुप में क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा, और सोडियम से लेकर सीजियम तक नॉर्मल ट्रेंड चलेगा। साइज ऑफ आयन में इंक्रीज की वजह से लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी और आपका साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज। तो ये थे अपने एक और टाइप ऑफ कंपाउंड, दैट इज योर हैलाइड्स। हैलाइड्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ये हमने डिस्कस की। दो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, एक इनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव होती है, और फ्लोराइड्स में अगर आप टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हो लिथियम से सीजियम तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और ज्यादा नेगेटिव होती जाएगी। लेकिन अगर आप बाकी हैलाइड्स में मूव कर रहे हो तो वो और कम नेगेटिव, मतलब मोर पॉजिटिव होती जाएंगी। दूसरा इनके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर जो हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया। क्लियर? चलो आज हम लोग यहीं तक कंप्लीट कर रहे हैं। आज हमने फिर से कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को और उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। देखो ये थ्योरेटिकली डायरेक्ट क्वेश्चंस है, इनको आपको थोड़ा बहुत याद रखना ही होगा, तो इनको घुमाते रहो तभी आपको याद होंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने पढ़ लिया, सुन लिया, आपको याद हो जाएंगे, तो इनको बार बार आपको सर्कुलेट करना होगा। इनमें से कई चीजें हमने पहले ही केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ ली है और कई चीजें आपके लिए नहीं है जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस की है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं और अब हम बात करेंगे एल्कली मेटल्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की, कि कौन कौन से इनके कंपाउंड्स होते हैं और वो क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।